हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब मैं बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है कि जो मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ ना अर्थशास्त्र का, सेम जो है वो आपको आपके एग्जाम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं हर साल ऐसी वीडियो डालता हूँ। और है ना, अगर दिमाग में आपके कोई डाउट चल रहा है, तो पीछे साल जो पिछले साल मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए वैसे ही आना वीडियो पे और बताना कि क्या सेम था क्या नहीं था। सब कुछ सेम मिलता है आपको। बस याद रखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। और वीडियो से बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, फिर मैं जल्दी से शुरू करूंगा। जैसे कि मान लो कभी कभार आ जाता है कि ये बताओ कि संविधान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा संविधान के महत्व बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, अरे सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही बात है, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे मैंने अर्थशास्त्र की वीडियो बनाई है, वैसे ही भूगोल की, इतिहास की और समाज विज्ञान की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सिर्फ 15-20 क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन के अंदर पूरा करवा रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना। ओके जी, क्लियर हो गई आपको बात। और मैप भी छोड़ने की गलती मत करना, फ्री के नंबर होते हैं वो तो। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू कर देते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन के रूप में लोग क्या। मैं देखो एक बात और बता दूं, मैं रीड करके नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ये लर्न करना है तो पीडीएफ में दे दूंगा। मेरा मोटिव है कि आपको समझाना, ताकि आप एग्जाम में खुद भी बनाकर लिख कर आ पाओ। ठीक है, संसाधन के रूप में लोगों का क्या करता है, एक देश के अंदर जो काम करने वाली जनसंख्या होती है ना, जो देश को आगे लेकर जाती है अपने कौशल ज्ञान अनुभव के माध्यम से, उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं। और ऐसे लोगों को हम मानव संसाधन या मानव पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं एक देश के अंदर रह रहा हूँ और देश में मैं काम भी कर रहा हूँ, पैसे वगैरह कमा रहा हूँ, देश की प्रगति को आगे टैक्स वगैरह दे रहा हूँ, देश को आगे लेकर जा रहा हूँ, तो मैं एक मानव पूंजी हूँ। मेरी बात क्लियर हो पा रही है ना। देश के अंदर काम करने वाली वह जनसंख्या जो अपनी क्षमता कौशल ज्ञान और अनुभव के प्रयासों से के माध्यम से देश को विकास की तरफ लेकर जाते हैं, उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं और मानव पूंजी भी कहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को अपने को मानव पूंजी बनाना है, तो हमको दो चीजों पर उसकी ध्यान रखना पड़ेगा, एक उसकी शिक्षा पर और एक उसके स्वास्थ्य पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, ये तो कंफर्म आता ही आता है। मानव पूंजी बनाने में शिक्षा की बहुत अहम भूमिका है। या आपको एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा में भी पैसे वगैरह लगाते हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे एडुकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्यों? ताकि वो एक मानव पूंजी बन पाए, ज़्यादा पैसे कमा पाए, अपना अपना विकास कर पाए, आर्थिक ज़्यादा पैसे कमा पाए, है ना। और अपना रख रखाव जो है वो बहुत अच्छे से कर पाए, और आगे वो जो है एक बढ़िया जो है वो नागरिक बन पाए। इसी वजह से जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि शिक्षा जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मानव पूंजी में क्या अहम भूमिका निभाती है। तो पहले तो ये लिखना है, शिक्षा जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा से किसी व्यक्ति के ज्ञान का और व्यवसायिक कौशल का विकास होता है। यानी जैसे कि ऑब्वियसली बात है, जब आप पढ़ते हो तो आप में बुद्धि आती है, आपको समझ आता है कि ऐसे हम बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरी बात है, शिक्षा से ये भी फायदा होता है कि नई सोच डेवलप होती है। ठीक है, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप होती है। ओके, दूसरी बात क्या ना, जो एक शिक्षित समाज होता है वो एक अशिक्षित समाज से बेहतर तुलना में जो है वो विकास करता है देश का। ऑब्वियसली बात है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से विकास कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अशिक्षित समाज। और नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, ये जो शिक्षा है वो हमारे समाज की वृद्धि में योगदान देती है। और साथ ही में राष्ट्रीय आय भी बढ़ाती है, टैक्स दोगे जीडीपी बढ़ेगी, है ना, ये जीडीपी बढ़ेगी। और सांस्कृतिक समृद्धि, और सबसे इंपॉर्टेंट है, शासन की दक्षता को भी बढ़ाता है। शासन की दक्षता का मतलब क्या होता है, जब एक समाज में पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, तो वो एक ऐसे एमपी को चुनते हैं जो बढ़िया काम करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो क्या करते हैं, पैसे लेके जो है वो वोट दे देते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभार प्रॉब्लम भी आती है। बट अगर शिक्षित समाज होगा तो उसे पता होगा कि उसके अधिकार क्या है और उसे किसे ही चुनना चाहिए। ठीक है जी, आई होप। और आई होप आपको क्लियर हो गया। और इसी वजह से जो शिक्षित माँ बाप है वो भी अपने बच्चों के उज्जवल उज्जवल भविष्य के लिए जो है वो उसकी शिक्षा में निवेश करते हैं। क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मानव पूंजी में मैंने आपको बताया था दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी इंसान को मानव पूंजी बनाना चाहते हो, देश के विकास आप चाहते हो कि वो बड़ा होकर देश का विकास करे, तो उसकी एक तो शिक्षा पे, जो हमने ऊपर देख लिया, उस पे इन्वेस्ट करो। दूसरा उसके स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर भी इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि याद रखना, अगर आपको किसी को भी मानव पूंजी बनाना है तो स्वास्थ्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, अब क्यों स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो, एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो ज्यादा टाइम तक काम कर पाता है। ठीक है, उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, वो यानी वो ज्यादा क्षमता से काम कर पाता है, कम दिन की छुट्टी लेगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से वो बढ़िया फैसले ले पाएगा, समस्याओं का जो सुधार है वो बहुत आसानी से कर पाएगा, समाधान बहुत आसानी से कर पाएगा। और साथ में उसका कौशल विकास भी होगा, वो ट्रेनिंग अच्छे से ले पाएगा।
ठीक है? चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा और आर्थिक विकास भी होगा, अच्छे से पैसे कमा पाएगा और देश को आगे लेकर जा पाएगा। ठीक है? राष्ट्र की आय में भी योगदान करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी, बेरोज़गारी क्या है और प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी में अंतर बताइए। देखो, जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने में सक्षम है, परंतु उसे काम नहीं मिलता तो उसे बेरोज़गार कहते हैं। मान लो मैं हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ बट मेरे को काम मिल नहीं रहा तो मैं बेरोज़गार कहलाऊँगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बेरोज़गारी 2 टाइप की होती है, एक तो प्रच्छन्न बेरोज़गारी, एक मौसमी बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी को कहते हैं छुपी हुई बेरोज़गारी, याद रखना मेन जो इसका नाम है वो छुपी हुई बेरोज़गारी है, एग्ज़ाम में छुपी हुई बेरोज़गारी आता है। अब ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होता है? देखो, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे लगे हुए होते हैं ना, उसको हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खेत है मान लो, एक खेत में 5 लोग 100 किलो अनाज उगा रहे हैं, ठीक है? मज़े की बात है कि अगर इसमें से 2 लोग आप कम कर दो, 3 लोग से करवाओ ना काम, तब भी वो 100 किलो उगाएँगे, यानी वो जो 2 लोग थे वो एक्स्ट्रा थे, वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी से पीड़ित थे। यानी उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। येस और नो क्लियर हो गया? और मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है? मौसमी बेरोज़गारी होती है उस व्यक्ति को होती है जिसको साल में कुछ टाइम तक काम मिलता है और कुछ टाइम तक काम नहीं मिल पाता और जिस टाइम उसको काम नहीं मिल पाता, वो मौसमी बेरोज़गारी से पीड़ित होता है। इसको बेरोज़गारी कर लेना, ठीक है जी, क्लियर हो गया? दूसरी बात है कि ना अब इसमें रोज़गार सुरक्षित होता है, इसमें रोज़गार सुरक्षित नहीं होता। इसका पहले तो दोनों का एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। इसका जो है मौसमी बेरोज़गारी का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो आइसक्रीम वाले भैया। 6 महीने जो है वो अंधा पैसा कमाएँगे, गर्मियों में तो बहुत तगड़े अमाउंट आती है उनके पास। सर्दियों में उनको काम नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब उनका रोज़गार सुरक्षित नहीं है, सर्दी में कुछ और ढूँढना पड़ता है उनको। यहाँ पर अगर बात करें प्रच्छन्न बेरोज़गारी में, तो अगर देखो, अगर मैं खुद उन 5 में से जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया खेत का, अगर 5 में से मैं खुद चेक करके उन 2 बंदों को ना निकालता, तो वो लोग तो वैसे का वैसे ही रहते, तो उनका रोज़गार सुरक्षित होता है जब तक कोई उनको कुछ बोलता नहीं है तो। है ना? तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी में जो उनका रोज़गार होता है, वो सुरक्षित होता है। ठीक है? ज़्यादातर प्रच्छन्न बेरोज़गारी हमें ग्रामीण इलाकों में और कृषि में देखने के लिए मिलती है, मौसमी बेरोज़गारी हमें गाँव में भी और शहर में दोनों में देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी? जैसे कोई बंदा है जो आम ही उगाता है, तो आम के सीज़न अगर वो खेती वगैरह कर रहा है, फिर बाकी सीज़न में वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, है ना? तो ये वाली दिक्कत आती है मौसमी बेरोज़गारी में। ये गाँव में भी होती है, शहर में भी होती है। अब ये वाला पॉइंट सुन लो, इसमें सीमांत उत्पादकता 0 होती है, इसमें सीमांत उत्पादकता 0 नहीं होती। सिंपल बताऊँ ना, प्रच्छन्न बेरोज़गारी में वो जो 2 बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, उनका कुछ फ़ायदा हो रहा था? नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए उनकी जो सीमांत उत्पादकता है, वो 0 होती है। दूसरी बात है, इसमें सीमांत उत्पादकता 0 नहीं होती है, अगर एक्स्ट्रा काम करेंगे, अगर सर्दी में भी वो आइसक्रीम लगाएँगे, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही खरीदेगा। एक ना एक बंदा तो होता है जिसको क्रेविंग होती है आइसक्रीम की, वो खरीदेगा। क्लियर हो गया? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नीचे एग्ज़ाम्पल वही लिखा है, वो 5 में से 3 वाला पूरा का पूरा, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, सुपर सिंपल क्वेश्चन, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया पैसे कमाने के लिए करी जाती है, उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया, जो काम पैसे कमाने के लिए नहीं करा जाता, उसको कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। जैसे जैसे कि मान लो, आपके घर पे आपकी मदर खाना बना रही है, क्या उनको खाना बनाने के पैसे मिलते हैं आपके घर में? नहीं। वो क्यों कर रही है? वो क्या है? वो एक गैर आर्थिक क्रिया है। वो सेवा, प्रेम, स्नेह, सामाजिक आदान-प्रदान, इनके लिए जो चीज़ें करी, जैसे आपने कोई अंकल जी से रोड क्रॉस नहीं हो रही है, आपने कहा अंकल जी आओ मैं करवाऊँ, आपने रोड क्रॉस करवा दी। क्या है ये? पैसे मिले? गैर आर्थिक क्रिया है। आपको थोड़ा मिला, सैटिस्फैक्शन मिला, खुशी मिली, ये होता है वो। ठीक है? और जो आर्थिक क्रिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुनाफ़ा वगैरह कमाने के लिए होती है और ये सेवा, प्रेम, स्नेह वगैरह ये कमाने के लिए होती है। उदाहरण दे देना कि इसमें व्यापार, नौकरी वगैरह आती है और इसमें परिवार के सदस्य की देखभाल करना, ये गैर आर्थिक क्रिया में आती है। ठीक है? और जो आर्थिक क्रिया होती है वो सिर्फ़ आपको आपके जीवन स्तर को बढ़ाने में, आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, पैसे मिलते हैं ना आपको, और ये सामाजिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है, ठीक है? दूसरी बात है आर्थिक क्रिया, पैसे कमाने के भी 3 तरीके होते हैं, आगे आएगा तो मैं इसमें पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लो, एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक। देखो, अगर कोई बंदा नेचर से, प्रकृति से चीज़ें लेकर चीज़ों का उपयोग करता है, तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि मान लो कोई किसान है, किसका यूज़ कर रहा है खेती करने के लिए? ज़मीन का। ज़मीन किसने दिया? प्रकृति ने, भगवान ने दी है। तो ये क्या है, जो हमारा किसान है वो किसमें आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आता है? आप सिंपल बोलना कि द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण से रिलेटेड या विनिर्माण से संबंधित चीज़ें आती है। अब ये विनिर्माण क्या होता है? फैक्ट्री। जहाँ पर भी फैक्ट्री आती है ना, समझ जाना वो द्वितीयक क्षेत्रक है। अगर कोई भी पर्सन फैक्ट्री में काम करता है, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक में काम करता है। तीसरा क्षेत्रक होता है जिसमें सेवाएँ प्रदान करते हैं। जैसे मैं सेवा प्रदान कर रहा हूँ आपको। मेरा पढ़ाया हुआ दिखेगा नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ दिमाग में घुसेगा, है ना? अंदर तक जाएगा। वैसे ही टीचर हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना? क्योंकि देखो, ये समझ गए ना, डॉक्टर भी आपको दवाई वगैरह देता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई? सेवा प्रदान करना हो गया। क्लियर हो गया? जैसे बैंकिंग हो गई, ये सेवा प्रदान करना हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? याद रखना भी, नीचे क्वेश्चन आएगा इसलिए। अब एक और क्रिया होती है बाज़ारी क्रिया और गैर बाज़ारी क्रिया। सिंपल है, जब आप किसी चीज़ का उत्पादन बाज़ार में बेचने के लिए करते हो, तो वो है बाज़ारी क्रिया।
जब आप किसी चीज का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए नहीं करते, खुद के उपभोग के लिए करते हो, वो है गैर बाजारी क्रिया। दोनों में एग्जाम्पल सुन लो। एक खेत है मेरा, मैंने क्या करा, उस पे 100 किलो अनाज उगाया और 100 का 100 किलो जो है वो बेच दिया, तो वो क्या है, बाजारी क्रिया। अब एक खेत है मेरा, मैंने क्या करा, उस पे 10 किलो अनाज उगाया और वो 10 किलो का 10 किलो मैंने अपने पास रखा, खुद के खाने के लिए यूज किया, तो वो क्या है, वो गैर बाजारी क्रिया। क्लियर हो गया, दोनों में एग्जाम्पल क्लियर हो गया ना आपको। देखो, ओके, ये लाभ कमाने के लिए होता है, ये लाभ कमाने के लिए नहीं होता, क्योंकि मैंने खा लिया ना उसको, ये गैर बाजारी क्रिया वाले को। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत बार पूछा जाने वाला, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं है, बट ये करके जाओ आप। नेक्स्ट है कि जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी यह एक विकसित और समृद्ध देश है। ठीक है, अब जापान में यानी वहां पर कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी वो विकसित देश है। क्यों? जापान में प्राकृतिक संसाधन की कमी होने के बावजूद भी वह एक विकसित देश है। क्यों? क्योंकि जापान की सरकार अपने देश के लोगों की शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश करती है, यानी वो अपने देश के लोगों को मानव पूंजी बना बना रही है। और इसी वजह से मानव पूंजी जो है वो देश को प्रगति की तरफ ले जाते हैं। इसी वजह से जापान में प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद भी वो एक विकसित देश है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र बताओ। अभी अभी मैंने आपको बताया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जहां पर आप डायरेक्टली प्रकृति से चीजें लेते हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हो सीधे तौर पर, उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि हो गया, मछली पालन, मछली उससे समुद्र से पकड़ रहे हो आप, है ना, या नदी से पकड़ रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली ये भी तो आप नेचर से चीजें ले रहे हो ना, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीयक में मैंने आपको आपको बताया सीधा विनिर्माण, है ना, जहाँ पर जैसे जहाँ पर आप क्या करते हो, आप जो वस्तुएं हैं उसको बनाते हो, कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करते हो, फैक्ट्री में ही करते हो आप, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में सारी की सारे सेवाएं शामिल होती हैं। ठीक है, सेवाएं प्रदान से संबंधित होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली 2001 में चलाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। ठीक है, इसके अंदर ये बोला गया था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करी जाएगी, और ये हमारे संविधान का 86वां संशोधन था। एक नंबर में कभी कभार क्वेश्चन, एमसीक्यू भी क्लियर करवा रहा हूँ मैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे संविधान संशोधन है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि शहरी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी क्या है। दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज है। देखो, जब किसी बेरोजगारी तो आपको पता है, जब कोई काम करना चाहता है बंदा, उसको काम नहीं मिलता, उसको बेरोजगारी कहते हैं। पर शिक्षित बेरोजगारी पता है क्या होता है, या शहरी बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसको काम मिलता है उसकी शैक्षिक योग्यता से कम का। मेरी बात समझो, एक बंदा है जिसने पीएचडी कर रखी है, बट उसको 12th पास की जॉब मिल रही है। देखो, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बट देखो उसने इतनी पढ़ाई करी, उसके हिसाब से उसको 12th ग्रेड की जॉब मिल रही है, तो इसको कहते हैं हम शहरी बेरोजगारी। क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत है आपको? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला है। पहला, बेरोजगारी से यह प्रभाव पड़ता है कि जो हमारे देश के लिए संसाधन हो सकते थे, संपत्ति हो सकते थे, अब वो बोझ बन गए हैं, है ना, काम करके देश को प्रगति की तरफ ले जा सकते थे, अब वो बोझ बन गए हैं। दूसरी बात है, इससे हमारे मानव संसाधनों का एक तरह से बर्बादी हो रही है। वो पीएचडी करके वो अगर बढ़िया जॉब मिलती तो और ज़्यादा देश को विकास की तरफ ले जाता, बट बर्बाद हो रहा है उसका संसाधन एक तरह से। दूसरी बात है, जब लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिलती तो हताशा और निराशा उत्पन्न होती है, और साथ में आर्थिक बोझ भी जो है वो देश का बढ़ता है, यानी इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, जब लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगी, कम में सेटिस्फाई होंगे, तो वो इतना अच्छा प्रगति नहीं कर पाएंगे। यस सर नो? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला कम वेतन में कार्य में क्यों कार्यरत है, और महिलाओं के घरेलू कार्यों को राष्ट्रीय आय में मान्यता नहीं दी जाती, क्यों? देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो महिलाएं घर पे काम करती है, जैसे आपकी मदर हो गई, है ना, या फैमिली वगैरह हो गए, घर पे खाना बनाने हो गया, तो आपकी मदर को उनके पैसे नहीं मिलते, तो उनका जो जो महिलाएं घरों में काम करती है, तो उनका राष्ट्रीय आय में जो है, उनको हम ऐड नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते ऐड? क्योंकि उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता, असंभव है। अब आपकी मदर ने घर पे खाना बनाया, तो आप इसको पैसे में तोल सकते हो? नहीं तोल सकते ना पैसे में। तो यही वाली बात लिखी है कि महिलाओं के द्वारा किया गया काम जो होता है, आर्थिक काम जो होता है, घर का जो काम होता है, घरेलू काम जो होता है, उसमें दिक्कत यह है कि उसको मौद्रिक मूल्य में निर्धारित करना असंभव है। इसी वजह से, और ना ही उस पे कोई वित्तीय लाभ वगैरह भी नहीं मिलता, इसी वजह से महिलाओं का जो घर पे किया हुआ काम होता है ना, उसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि निर्धनता क्या होती है और भारत में निर्धनता का क्या कारण है। लिख लो जी। मैं एक है ना पेपर भी डालूंगा सुबह, कल सुबह एक पेपर भी डालूंगा, वो पेपर देख कर जाना। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, जितने भी पेपर मैंने देखे हैं उन सबके अंदर ये वाला क्वेश्चन तो जरूर मिलता है आपको। ठीक है, निर्धनता क्या है? जब लोगों की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती ना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान भी उनको नहीं मिल पाता,
उनको हम कहते हैं निर्धनता। निर्धनता का सिंपल मैं हिंदी में नॉर्मल लेमन टर्म से बताऊँ ना, तो इसको कहते हैं गरीबी। ठीक है, जब लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल पाता। भारत में गरीबी के क्या कारण है? पहले तो है ब्रिटिश सरकार। जब ब्रिटिश ने हमारे पे रूल किया था तो हमारे बहुत सारे उद्योग को उन्होंने खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से जो लोग उस उद्योगों में काम करते थे वो निर्धन रह गए। ठीक है, फिर आने वाली पीढ़ी भी उनकी निर्धन रह गई। तो ये एक वजह है भारत में निर्धनता का। दूसरी बात है जनसंख्या वृद्धि। धीरे धीरे जो हमारी पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बढ़ रही है, तो सब लोगों को काम मिल पाना जो है मुश्किल है। सब लोगों को खाना मिल पाना, जो ऑब्वियस सी बात है, काम ही नहीं मिलेगा तो पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो खाना कैसे मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके घर में एक फैमिली वही है बस, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब ठीक है। तो अगर कोई फैमिली, एक कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो डेली के 100 रुपये कमा रहा है तो वो अपना पेट तो भर लेगा। बट अगर उसकी फैमिली में 4 मेंबर और है तो वो कैसे भर पाएगा? तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे निर्धनता भी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा जी बेरोजगारी। बेरोजगारी यानी देखा हमने, जब कोई बंदा काम करने के सक्षम हो बट उसे काम ना मिले तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या, और इसकी वजह से निर्धनता बढ़ती है। क्यों? काम करना तो चाहता है बंदा, बट उसको काम मिल नहीं रहा, पैसे नहीं मिल रहे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो फूड कैसे मिलेगा उसे। नेक्स्ट है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक यानी जैसे जातिगत भेदभाव होता है ना, और रीति रिवाज, जैसे कि शादी, फैमिली क्या करती है, शादी में, लड़की की शादी में इतना पैसा लगाती है, और कभी कभार तो लोन लेकर पैसे लगाती है, और इसी वजह से क्या होता है कि बेटी की तो शादी कर देते हैं, वो खुद जो है वो लोन में अटक जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब उनको रोटी कपड़ा मकान भी जो है वो नहीं मिल पाता है ना, वो खरीद नहीं पाते, काम नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से भी, सामाजिक घटकों की वजह से भी बंदा जो है वो निर्धन रह जाता है। नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। अब लोग जो हैं वो ज़्यादातर, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, बड़ी जनसंख्या है, ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है। ठीक है, बट दिक्कत यह है कि कृषि में आय जो है वो बहुत कम है, और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से जब कोई बंदा कृषि करता है तो वो गरीबी के चक्कर में फंसा रहता है। ठीक है, इसलिए देखो, हर बंदा, खासकर किसान, अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। ये मैंने हंस के बात बोल दी, बट ये बड़ी कड़वी बात है। ठीक है, अब भारत में गरीबी ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो आप आर्थिक विकास करो। जब आप आर्थिक विकास करोगे तो आर्थिक विकास होगा तो लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेगा तो खाना मिलेगा, और निर्धनता खत्म होगी। दूसरा है कि भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, ठीक है, गरीबी खत्म करने के लिए। तो वो कार्यक्रम है ये सारे के सारे। सबसे पहला कार्य, ये तो वो मैंने आर्थिक समृद्धि वाला बता ही दिया, आर्थिक विकास करो। दूसरा, पहला, अब कौन कौन से कार्यक्रम है? पहला है मनरेगा, लिख लो जी, 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब बच्चे बोलेंगे सर महात्मा गांधी कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर? बात यह है कि अब इसका नाम चेंज हो चुका है, तो मनरेगा ऐड हो चुका है। ठीक है जी, तो मनरेगा भी बोल सकते हो, नरेगा भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये जो है ना 2005 सितंबर में शुरू करी गई थी, सबसे पहले 200 जिलों में शुरू करी गई थी, और इसमें बोला गया था कि 100 दिनों तक तो लोगों को रोजगार देंगे ही देंगे। और मैं आपको बता दूं, अब और मतलब समझे, और अगर 100 लोगों तक लोगों को रोजगार नहीं दे पाए तो उनको पैसे मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब, मान लो मैंने मनरेगा में अप्लाई करा, तो सरकार बोलती है 665 में से आपको 100 दिनों तक तो काम देंगे ही देंगे, और अगर 100 दिन तक काम नहीं दे पाए तो 100 दिनों के आपको पैसे देंगे। तो ये है मनरेगा का फ़ायदा, और इसमें जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उसमें से 1/3 जो है वो वेमेंस है। इसका मतलब है 100 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो 33 तो इनमें से वेमेंस है। ठीक है, उनके लिए आरक्षित करी गई है सीटें। वही है, 15 दिन के अंदर अगर मान लो अप्लाई करा तो 15 दिन के अंदर काम देना पड़ेगा, नहीं तो उसका बेरोजगारी भत्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस मनरेगा की स्कीम को चलाने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी बनाया गया और राज्य रोजगार गारंटी कोष भी बनाया गया। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने पैसे मिलाए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये और भी कार्यक्रम है, जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1900, इनके साल याद रखना, एमसीक्यू में साल आ जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना है ना, पिछले साल एमसीक्यू के अंदर आया था, 2000 के अंदर शुरू किया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये भी 2000 के अंदर शुरू किया था। तो उनके साल याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निर्धनता रेखा समय समय पर अनुमान कैसे लगाया जाता है, और निर्धनता का अनुमान लगाने वाले मतलब कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना निर्धनता रेखा क्या होती है, पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आएंगे उस पर कि निर्धनता रेखा कौन निकालता है। निर्धनता रेखा है ना, काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो भारत सर जो मैं चलो पहले, निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो मैं ये बताने में सहायता करती है कि कौन व्यक्ति निर्धन है या कौन व्यक्ति नहीं। देखो, भारत सरकार बोलती है कि 816 रुपये, अगर गांव में कोई बंदा 816 रुपये कमा रहा है या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो बंदा निर्धन नहीं है, उससे कम कमा रहा है तो वो निर्धन है। शहर में अगर कोई बंदा 1000 रुपये कमा रहा है तो वो निर्धन
नहीं है, या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो निर्धन नहीं है, 100 रुपये 1000 रुपये से कम कमा रहा है तो वो निर्धन है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात आपको? तो ये है हमारा क्राइटेरिया। अब ये जो है निर्धनता रेखा कौन निकालता है? भारत सरकार निकालती है। भारत सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट? NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब ये NSSO जो है ये निर्धनता रेखा निकालती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है। जैसे खाद्य की कितने खाद्य की आवश्यकता होती है, खाना कितना चाहिए होता है, कपड़े का प्राइस क्या है, जूते का प्राइस क्या है, ईंधन का प्राइस क्या है ना। और शिक्षा कितनी महंगी है, कितनी नहीं है, चिकित्सा कितनी महंगी है, नहीं है। आप सोच रहे हो सर निर्धनता रेखा खाने, अरे भाई खाना ही तो खरीदेगा वो, जूते भी तो खरीदेगा, कपड़े भी तो खरीदेगा, ऐसे थोड़ा ना नंगा थोड़ा ना रहेगा वो। ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें वगैरह खरीदेगा, जूते भी खरीदेगा, उसे पढ़ाना भी है बच्चों को, अगर कोई हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। तो इन सारी की सारी चीज़ों को देख कर ही हमारे देश के अंदर जो है वो निर्धनता रेखा तय करी जाती है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात आपको? ओके। गांव के अंदर उपभोग का क्या स्तर है? गांव के अंदर कोई अगर कोई बंदा 2400 कैलोरी या उससे ज़्यादा खा रहा है, कैलोरी का मतलब जो भी आप खाते हो ना उससे कैलोरी मिलती है। आप पहली बात तो ये नोटिस करो कि यहाँ पर 2100 लिखा है मैंने शहर के नीचे, और यहाँ 2400 लिखा है, बिल्कुल, क्योंकि गांव के अंदर जो है वो लोगों को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, शारीरिक काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो गाँव में अगर कोई बंदा एक दिन की 2400 कैलोरी या उससे ज़्यादा खा रहा है तो वो बंदा गरीब नहीं है, निर्धन नहीं है। उससे कम खा रहा है तो निर्धन है। शहर के अंदर 2100 है। ठीक है, ये तो हो गया खाने के मामले में। अब देख लेते हैं पैसों के मामले में। अगर कोई बंदा, ये 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग है, अगर कोई बंदा 5 सदस्य की फैमिली है उसकी, और अगर वो 4080 रुपये कमा रहा है, एक फैमिली, एक मेंबर का देख लेते हैं। अगर कोई एक बंदा एक महीने के 816 रुपये कमा रहा है तो वो, या उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो निर्धन नहीं है। शहर में 1000 रुपये कमा रहा है या 1000 से ज़्यादा कमा रहा है तो वो निर्धन नहीं है, उससे कम कमा रहा है तो वो निर्धन है। ठीक है, बट एक्चुअल में देखो पता ही है आपको, 1000 रुपये कुछ भी नहीं होते, या 8 से 16 रुपये कुछ भी नहीं होते। मेरे को नहीं समझ आता सरकार ने इतनी कम क्यों रखी है, बट ठीक है। 2015 में फिर गवर्नमेंट ने कहा 32 रुपये, एक दिन के 32 रुपये अगर कोई बंदा कमा रहा है तो वो निर्धन गाँव में नहीं है, उससे ज़्यादा कमा रहा है तो निर्धन नहीं है। शहरों में 47 रुपये। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। वैश्विक निर्धनता की वैश्विक और भारतीय प्रवृत्ति की व्याख्या की जाए। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन ये है, सिंपल बोला जाए तो, कि पूरी दुनिया के अंदर जो गरीबी है घटी है या बढ़ी है, या भारत के अंदर गरीबी घटी है या बढ़ी है, वो बताओ। तो आपको बताना है कि हाँ, जो चीन जैसे देश हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, उनके अंदर खासकर जो निर्धनता है, जो गरीबी है, ख़त्म हुई है। भारत बांग्लादेश में भी जो है वो कम हुई है, हमारी निर्धनता गरीबी ख़त्म हुई है, बट चीन के मुकाबले जो है वो उतनी तेज़ नहीं हुई जितनी चीन में जो है वो तेज़ी से गरीबी वगैरह ख़त्म हुई है। ठीक है जी, चलो जी, यही बताना था, यही वाली बात लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है, और यही लिख कर आना आपको, रीड कर लेना बस आप। सामाजिक अपवर्जन ये क्या है? ओके, गरीब होने के, पता है एक बंदा गरीब क्यों हो जाता है? इसके दो बहुत बड़े रीज़न होते हैं। पहला, एक तो होता है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? ओके, ये मैंने गलत लिख दिया। सामाजिक अपवर्जन को ही सामाजिक बहिष्कार कहते हैं, और दूसरा है असुरक्षा। इसको असुरक्षा कर लेना। देखो, सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है? वही होता है, सामाजिक बहिष्कार को ही सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। जैसे जातिवाद होता था पहले, ठीक है, किसी जाति को ये वाला काम नहीं करने दिया जाता था, ये वाला, तो इसकी वजह से क्या कहते थे, उनके साथ भेदभाव होता था, काम नहीं करने दिया जाता था, उनको पैसे नहीं मिलते थे और वो गरीब रह गए। और आज भी होता है, जिसकी वजह से आज भी जो है वो गरीब रह गए। तो ये क्या है? सामाजिक अपवर्जन है। दूसरा है जी असुरक्षा। व्हाट डू यू मीन बाय जी असुरक्षा? असुरक्षा का मतलब है, जैसे कि मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सुनना मेरी बात और आंसर बताना। एक 4 घर है, एक जो है एक विमेन का है, एक जो है वो एक बेबी का है, बच्चे का है 7-8 साल के, तीसरा घर जो है एक ओल्ड एज पर्सन का, और चौथा घर जो है वो यंग पर्सन का है, 25-26 साल का लड़का है वो। चारों के घर पे बाढ़ आ जाती है, कौन जो है सबसे पहले अपना घर दोबारा खड़ा कर लेगा? ये। तो यानी ये तीनों के तीनों क्या है? ये असुरक्षित है। गरीब होने के इनके ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। ये बंदा खड़ा कर लेगा अपना घर दोबारा। तो जब कोई लोग गरीब होने के ज़्यादा आसार होते हैं जिन लोगों के, तो इसलिए उनको कहते हैं असुरक्षित व्यक्ति, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, है ना, और हमारे विमेंस वगैरह और बच्चे वगैरह आते हैं। यस और नो? यही बात लिखी हुई है, देखो यहाँ पर भी, है ना। यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को क्या किया जाता है? फ़ायदे नहीं लेने दिए जाते, और उसे बोला जाता है कि नहीं भाई, आप बाकियों को फ़ायदे मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। जैसे जाति भेदभाव होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, या सुरक्षा मैंने बताया कि कुछ लोग जो है ना वो जब बुरा समय आता है तो कुछ लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो चीज़ों से कभी नहीं निकल पाते, तो इसी को कहते हैं असुरक्षा। जैसे कि मैंने बताया, महिलाएं, विकलांग,
ठीक है, विधवा हो गए, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, ये सारे के सारे क्या असुरक्षित व्यक्ति है। नेक्स्ट वाले आते हैं क्वेश्चन पे कि खाद्य सुरक्षा के क्या आयाम है। अब सुनना, देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है। एक देश के अंदर अगर खाना सभी के लिए उपलब्ध हो और उपलब्ध खाना सबकी पहुंच में हो, और जो भी खाना पहुंच में है उसको खरीदने के लायक हो लोग, अगर ये सारी चीज़ें एक देश के अंदर उपलब्ध है तो हम करेंगे कि वो देश खाद्य सुरक्षित है। ठीक है, अब नीचे देखो, यही बातों को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है कि उपलब्धता का क्या मतलब है, पहुंच का क्या मतलब है, और सामर्थ्य का क्या मतलब है, खरीदने लायक होना। ठीक है, कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके लिए उतना पैसा हो ताकि वो फूड खरीद पाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, भूख क्या होता है और दो तरह की भूख बताओ। पहले तो भूख क्या होता है कि भोजन की कमी के कारण जो बेचैनी की भावना होती है ना, उसे भूख कहते हैं। और भूख दो टाइप की होती है, एक तो होती है दीर्घकालिक भूख और एक होती है एक होती है मौसमी भूख। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। मौसमी भूख क्या होती है, जब साल किसी व्यक्ति को साल के कुछ टाइम काम मिल पाता है और बाकी टाइम काम नहीं मिल पाता, तो जिस टाइम उसको काम नहीं मिल पाता उस टाइम उस बंदे को कम में गुजारा करना पड़ता है, कम खाना खाना पड़ता है। इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। कोई काम नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, फूड नहीं है। दीर्घकालिक भूख होती है जब व्यक्ति को अब उसकी आय ही कम है, ऐसा नहीं है कि किसी महीने में नहीं, पूरे साल ही जब उसकी कम आए है ना, तो उसे हमेशा, जैसे मान लो 100 रुपये चाहिए उसे खाना खाने के लिए, उसकी डेली की इनकम 80 रुपये है, तो हमेशा जो है उसे 80 रुपये में गुजारा करना पड़ता है, तो इसे कहते हैं दीर्घकालिक भुखमरी। यस और नो? चलो जी, आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं चलो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समिति की भूमिका बताएं। इससे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। बफर स्टॉक क्या होते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसमें 4-5 चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। अगर ये सुन लिया 5 मिनट की बात, तो इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सुनना मेरी बात। देखो, सरकार जो होती है ना, सरकार है ना, किसानों को बोलती है कि है ना, आप अपनी जो खेती है वो हमको बेचना, और खेती में क्या, ज़्यादातर चावल और गेहूँ हमको बेचना, और सरकार उनको बोलती है आप बेचोगे ना हमको, तो हम आपको कुछ पैसे देंगे, और उन पैसों को कहा जाता है न्यूनतम समर्थित मूल्य, जिसको इंग्लिश में एमएसपी कहा जाता है। एमएसपी कौन देता है? सरकार देती है। किसको देती है? किसानों को देती है। किसके बदले? चावल और गेहूं या जो भी चीज़ें वो उनसे खरीदते हैं उसको, उसके बदले देती है। फिर सरकार क्या करती है? उनको इकट्ठा करती है। कहाँ पर? बिल्डिंगों में। उस बिल्डिंग को कहते हैं एफसीआई, जैसे एफसीआई की बिल्डिंग होती है, इस चीज़ को कहते हैं बफर स्टॉक। जब आप फूड को इकट्ठा करते हो, अनाज को इकट्ठा करते हो, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। अब एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बफर स्टॉक जो है वो क्यों बनाया जाता है। बफर स्टॉक बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो गरीब लोग हैं, अब पता है क्या करती है सरकार, ये जो एफसीआई की बिल्डिंग है जहाँ पर फूड वगैरह इकट्ठा करा गया है, उनको है ना गरीब लोगों को देती है कम प्राइस पे। तो सरकार क्या कर रही है? सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनको कम प्राइस पे फूड वगैरह प्रदान कर रही है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि बफर स्टॉक इसलिए भी बनाया जाता है ताकि अगर किसी एरिया के अंदर कोई आपदा वगैरह आ जाए, तो उस आपदा से भी बहुत अच्छी तरीके से उस आपदा के टाइम भी लोगों को खाना वगैरह मिलता रहे, इसलिए खाना वगैरह इकट्ठा करा गया। और साथ में ये दीर्घकालिक भूख की समस्या को ख़त्म करने के लिए भी करा गया। तो बफर स्टॉक आपको समझ आ गया ना क्यों बनाया गया। अब आगे सुनना, एफसीआई की बिल्डिंग से है ना, ये जो फूड होता है ना, ये गवर्नमेंट भेजती है दुकानों पे, जिनको कहते हैं उचित दर की दुकानें या उचित मूल्य की दुकानें। ठीक है, इनको हम फेयर प्राइस शॉप कहते हैं इंग्लिश में। और है ना, फिर ये उचित मूल्य की दुकानें जो है ना, वो क्या करती है, गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ, है ना। तो अब ये जो प्राइस है, जो ये जो दुकान वाले हैं जो लेते हैं, इसको कहते हैं इशू प्राइस। जिस प्राइस पे दुकान वाला, राशन की दुकान वाला गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड करता है, जिनके पास राशन कार्ड है, उसको हम कहते हैं क्या? इशू प्राइस। ठीक है, इसको कहते हैं निर्गम कीमतें। क्या कहते हैं हम इसको? निर्गम, दिखा देता हूँ मैं, निर्गम कीमतें। और वो ये फेयर प्राइस शॉप, ये जो दुकान वाला जो मैंने आपको बताया अभी, बफर स्टॉक आपको बताया जो फूड को इकट्ठा करती है सरकार। और मिनिमम समर्थित कीमतें कौन देता है? सरकार देती है। किसको? किसानों को। ये बात क्लियर हो गई ना? चलो जी, अब जैसे मैंने, अब है ना, जो सरकार ने ये सिस्टम बनाया है पूरा का पूरा, ये तो पूरा समझ आ गया कि भुखमरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सरकार ने जो पूरा सिस्टम बनाया ना, ये वाला, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, वितरण प्रणाली। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है और इसमें दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहले इसका फ़ायदा तो वही है, क्या फ़ायदा है कि खासकर लोगों को सस्ते दामों पर जो है वो फूड वगैरह मिल पाता है ना। जो भूख की प्रॉब्लम है उसको जो है वो सरकार सॉल्व कर पाती है। ओके, और साथ में अगर कहीं बाढ़ वगैरह आ जाए तो उस समय भी जो है वो खाना वगैरह मिल पाता है। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो खाने का प्राइस है वो स्थिर रहता है ना।
नेक्स्ट है कि किसानों का भी फ़ायदा होता है, क्यों? क्योंकि किसानों को न्यूनतम समर्थन कीमतें मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, उनको पता है कि सरकार जो है वो हमारे गेहूँ चावल अगर वो मंगाएंगे तो वो तो खरीद ही लेगी, ठीक है। पर इसमें इस सिस्टम के अंदर दिक्कतें भी हैं, क्यों? क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहली दिक्कत है कि बफर स्टॉक के अंदर वो जो एफसीआई की बिल्डिंग थी ना, उसमें जो फूड जो इकट्ठा करा जाता है ना, वो बहुत बार क्या होता है, ख़राब हो जाता है। दूसरी बात, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा फूड जो है वो इकट्ठा करा गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो भी, उस पे भी रख रखाव को रखने के लिए भी जो है वो पैसे लगाने पड़ते हैं, ये भी दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर है ना, जो फूड इकट्ठा करा जाता है वो चावल और गेहूँ है। अब देखो, किसान को पता है कि हम चावल और गेहूँ उगाएंगे तभी सरकार खरीदेगी। तो चावल और गेहूँ जो सरकार है वो बहुत बड़े लेवल पर खरीदती है और किसान बहुत बड़े लेवल पे उगाता है। और चावल और गेहूँ में दिक्कत यह है कि इनमें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी जो किसान है वो कहाँ से, ज़मीनों के अंदर से ही तो निकालता है। तो इसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना, वो नीचे चलता जा रहा है ना। आप कभी बोरिंग सुना आपने? बोरिंग, समर सिवल सुना होगा आपने, है ना। जो बोरिंग होता है, बोरिंग में आप देखना कि ना, पहले क्या होता था, 20 मीटर नीचे कूदते थे तो पानी मिल जाता। आज 100 मीटर खोदते हैं ना, तब भी पानी नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये भी इसी वजह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और साथ में किसान को पता है कि चावल और गेहूँ उगाने पर ही सरकार जो है वो हमको पैसे वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मोटे अनाज की फसलें, उनमें भी कमी आ रही है। जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ज्वार हो गया, ये किसान उगाना नहीं चाहता। तो ये सारी दिक्कतें हैं इसके अंदर। और एक और दिक्कतें हैं कि कभी कभार है ना, जो राशन वाला होता है ना, जो हमने बोला कि एफसीआई की बिल्डिंग से राशन में जाता है, राशन शॉप में जाता है, वो क्या करता है, कभी कभार उसमें दिक्कतें ये आती है कि अच्छी क्वालिटी का फूड तो वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। ये देखो यही है। और ख़राब क्वालिटी का फूड जो है वो लोगों को दे देता है। तो इसमें ये भी दिक्कत है। राशन की शॉप चलाने में क्या समस्या है, मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जो हमारा राशन शॉप की दुकान का मालिक होता है, वो क्या करता है, बढ़िया क्वालिटी का अपने पास रख लेता है, ख़राब क्वालिटी का बेच देता है। क्लियर हो गया? आई होप इसमें कोई दिक्कत ना आई हो आपको। ये भी मैंने आपको बता दिया। खाद्य असुरक्षित लोग कौन है? अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता? सबसे पहले व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। गांव के अंदर जिनके पास ज़मीन नहीं होती, है ना, जो पुराने, जो जैसे कुम्हार वगैरह हो गए, जो मिट्टी का काम करते हैं या खिलौने वगैरह बनाते हैं, उनको भी गरीबी का सामना करना पड़ता है ना। वो खाद्य असुरक्षित होते हैं, उनको फूड नहीं मिल पाता। और जो मज़दूर है और जो भिखारी है शहर वाले इलाकों में, उनको भी फूड नहीं मिल पाता बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम तक। सामाजिक समुदाय कौन से, जैसे एससी एसटी और ओबीसी हो गए, उनको भी जो है वो असुरक्षित, वो भी खाद्य असुरक्षित है, उनको फूड नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन है तो छोटी ज़मीन है, और जो भी छोटी ज़मीन है उसमें भी कम उपजा उगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो खाद्य असुरक्षित रह जाते हैं। लिंग के अनुसार अगर देखें तो 5 साल से कम के बच्चे, है ना, जो दूध पिला रही महिला है, इसका मतलब होता है कि जो महिलाएं अभी अभी जो है बेसिकली उन्होंने बेबी बॉर्न किया, तो उनको ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको फूड अगर नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा जैसे मान लो कोई गरीब फैमिली है, उसमें अभी अभी बेबी बॉर्न हुआ है, तो फीमेल को इतना फूड अच्छे से अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें तो खासकर बिहार हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और जहाँ जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती है, भूकंप वगैरह ज़्यादा आता है, वहाँ पर भी जो है वो लोग जो है वो खाद्य असुरक्षित रह जाते हैं। और प्रवासी लोग, प्रवासी यानी एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते हैं या जाते हैं काम की तलाश में, उनको भी कभी देखो, अगर मान लो कोई बंदा जो है वो मान लो यूपी से आ रहा है, दिल्ली में आया, जब तक उसे काम नहीं मिलता उसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और खाद्य असुरक्षित भी रहना पड़ेगा, फूड नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। चलो, ये तो मैंने चारों डेफिनेशन अभी अभी आपको बताई, ठीक है। दूसरी बात है, ये भी सुन लो आप, हरित क्रांति क्या है? 1960 के अंदर, ये बहुत रिपीट क्वेश्चन है, और 1960 के अंदर ही ये जो कार्यक्रम है चलाया गया था, भारत सरकार ने चलाया था, और भारत सरकार ने इसमें बोला था कि हमको आत्मनिर्भर बनना है और हमें 2 फसलों पर फोकस करना है, खासकर गेहूँ और चावल पर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें करी गई थी? बढ़िया क्वालिटी के बीजों का यूज़ किया गया था। सिंचाई यानी खेतों को पानी देने के लिए बढ़िया सिस्टम बनाया गया था। केमिकल वगैरह और ये फर्टिलाइज़र का यूज़ किया गया था, और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इस पे। ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ना, अलग अलग बेसिकली स्कीम के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस दिए जाते थे। जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक चलाई गई थी, एक पहले वाली, ठीक है। उसके बाद संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में करी गई। ये सर्वजन्य के लिए यानी सबके लिए था। 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो अप्रॉक्स 2.34 रुपीज़ केजी जो है वो गेहूँ, और ऑलमोस्ट 3 रुपये किलो चावल दिया जाता था। उसके बाद जो है सिर्फ पिछड़े जो गरीब लोग हैं उन्हीं को दिया जाने लगा 1992 के बाद। 2 रुपये 80 पैसे गेहूँ, और 3 रुपये ऑलमोस्ट 3.5 रुपये या 4 रुपये जो है, 3.25 4 रुपये चावल दिया जाता था। इसमें मेन क्या है?
मेन बताओ ना सर। चलो जी मेन सुनो। मेन है जी ये तीनों। सबसे पहले तो याद रखना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसमें क्या करा गया है, ये 2013 में चलाया गया है और इसमें सभी जो भी योग्य परिवार हैं जो भी इसके अंडर आते हैं उनको फूड प्रोवाइड किया गया है 5 किलो हर बंदे को हर माह, है ना। और इसमें ये जो है वो प्राइस दे रखा है, ठीक है। ओके जी। दूसरी बात है अन्नपूर्णा स्कीम, ये 2000 में चलाई गई थी और इसमें जो दीन जो वरिष्ठ लोग हैं, जो अमीर जो सॉरी अमीर कह रहा हूँ, जो लोग वरिष्ठ हैं यानी 60+ हैं, उनको 10 किलो गेहूँ दिया जाता है या 10 किलो अनाज दिया जाता है और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और एक अंत्योदय अन्न योजना है, ये चलाई तो अंत्योदय अन्न योजना भी 2000 में चलाई गई थी सर। फिर यहाँ 2000 लिख के आपने क्रॉस क्यों करा, 2002 लिखा था तो यहाँ क्यों, क्योंकि 2000 में तो ये शुरू करी गई थी, बट 2000 के अंदर है ना 25 किलो दिया जाता था, यहाँ 35 लिखा है ना 25 किलो दिया जाता था। फिर 2002 के अंदर, ठीक है, सभी निर्धन जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको फिर 25 की जगह 35 किलो खाना दिया जाने लग गया, ठीक है। क्या था, 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूँ दिया जाता था। आई होप ये समझ आ गया। एक बीच में क्वेश्चन रह गया था, वो देख लेते हैं। वो था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सहकारी समिति क्या होती है। देखो देखो सरकार तो आपको पता है सार्वजनिक वितरण की प्रणाली के अकॉर्डिंग फूड वगैरह प्रोवाइड कर रही है, बट एक और संस्था है जो गरीब लोगों को फूड प्रोवाइड करती है, वो है सहकारी समिति, ठीक है। जैसे कि अमूल हो गया, है ना। आपने कभी नोटिस करा होगा जब दूध के प्राइस बढ़ते हैं ना, अमूल के या ये अपना प्राइस, तो बड़ा न्यूज़ में आता है। मैगी के प्राइस बढ़े तो न्यूज़ में नहीं आया, इनका प्राइस इतना, क्योंकि ये एक सहकारी समिति है। इनका मेन मोटिव पता है क्या होता है, पैसे कमाना नहीं होता, लोगों का वेलफेयर करना होता है। तो अगर ये पैसे बढ़ाती है तो माना जाता है कि इनकी जो कॉस्ट है ना वो भी इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, यानी हर चीज़ के प्राइस जो है वो महंगे हो रहे हैं, इसकी वजह से उनको पैसे बढ़ाने पड़े। तो इसलिए सहकारी समिति जो है वो खाद्य सुरक्षा में इनकी क्या क्या भूमिका है, गरीब से गरीब लोगों को फूड वगैरह प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया मदर डेयरी, अमूल भी इसका एक एग्जांपल है। और महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर तो मैंने बता दिया अमूल है। और महाराष्ट्र के अंदर एक अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, इन्होंने तो अपना एक अनाज बैंक बना रखा है और गरीब लोगों को फूड वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है जी। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए हूँ। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, छोड़ने की गलती मत करना, इससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।